हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और आपके लिए लेकर के आया हूं नया वीडियो लेक्चर जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा चैप्टर को। और आपको भी पता है कि इस चैप्टर का एक खास वेटेज है ये अकेला चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर का खास वेटेज रहता है आपके एग्जामिनेशन में। ये बात तो तय है कि 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल और केवल इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, और क्या पता उसमें से 2 या 3 सवाल इसी वीडियो लेक्चर से हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो की स्टार्ट करने वाला हूं। और जो भी व्यूअर्स, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप सभी से मैं एक विनम्र निवेदन, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि ये, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाला काम कर रहा हूँ। कितनी मेहनत होती है वो मैं ही जानता हूँ, इसको बनाने में, वीडियो को फिर उसको अपलोड करने में बहुत सारा बीच में कॉल आ जाता है तो वीडियो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, दोबारा से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है बेटा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी कि विद्युत धारा है ना, जो कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12 के बुक में, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो उसके क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे और स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है एकदम बने रहिए, अपने कॉपी कलम लेकर के तैयार रहिए, मेरे साथ तैयार रहिए क्वेश्चंस का खुद से आंसर देने के लिए, और सीखने के लिए भी तैयार रहिए। चलिए बेटा, सबसे पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर? किसी चालक तार की लंबाई को खींच करके दुगुना दुगुना लंबा कर दिया गया है ना, लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखिए। अगर कोई तार है ना, वो तार है ना अगर कोई, और उसकी लंबाई L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, और क्वेश्चन ये कहे कि इसकी लंबाई को खींच करके बढ़ा दिया गया, और मान लो कि n गुना बढ़ा दिया गया, n गुना, तब नया वाला जो प्रतिरोध होगा, मान लो पुराना प्रतिरोध हमारा R है, और रेजिस्टिविटी इसकी जो है यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना, या प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं। क्या क्लियर है बेटा? तो रो जो है वो इस पूरे मटेरियल पे डिपेंड करता है। रो का मान जो होता है वो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ओके, और तापमान पर निर्भर करता है। तो ध्यान से देखिएगा कि पुराना प्रतिरोध इसका R है, जब लंबाई L था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A था, है ना, और प्रतिरोधकता तो रो ही रहेगी। अब उसको लंबा कर दिया गया खींच के, कितना गुना लंबा कर दिया गया सर जी? N गुना लंबा कर दिया गया। तो उस केस में आपको तो पता है तार पतली हो जाएगी। तार अगर पतली हो जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। क्या क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो उस केस में हमारा जो नया प्रतिरोध होगा, जिसको हम लोग R डैश से सूचित करेंगे, वो जो नया प्रतिरोध होगा वो N स्क्वायर गुना में R हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये काम देगा आपको। क्लास में मैं इसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन कराया हुआ हूं कि ये कैसे आता है। फिलहाल आपको जो है केवल ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सीखना है कि वो फॉर्मूला, जो नया प्रतिरोध होगा वो N स्क्वायर R होगा। तो यहाँ काय गुना लंबा कर दिए हो? 2 गुना लंबा, यानी N का मान हो गया 2। ठीक है, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर में 2 का स्क्वायर कर दोगे और गुना में पुराना प्रतिरोध, यानी 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4R, यानी पुराने प्रतिरोध का 4 गुना। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? पहला नंबर क्लियर है बच्चों। अगले नंबर पे चलते हैं। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? जब कभी भी तापमान बढ़ाओगे किसी चालक के लिए जब कभी भी तापमान बढ़ेगा तो उसका जो प्रतिरोध है, यानी R का जो मान है प्रतिरोध, वो चालक का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ भी बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, R भी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रखा है? अच्छा, एक और बात बता देता हूं। अगर ये चालक के जगह अर्धचालक होता, क्या होता? अर्धचालक होता, और तब तापमान में वृद्धि होती, तापमान में तब वृद्धि होती, तब अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता।
ठीक है, याद रखना है। तापमान में अगर वृद्धि हो तो अर्धचालक के लिए, किसके लिए, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के लिए जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो घटेगा। अर्धचालक में जैसे सिलिकॉन आता है, जैसे जर्मेनियम आता है, ये सब अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो ये शून्य होता है ना। ये किरचॉफ्स का जंक्शन रूल है। ओके, किरचॉफ्स का संधि नियम। अगला, किरचॉफ का नियम जो है निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो सर जी ये परिणाम है विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का। क्या क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये 4 क्वेश्चन आपने डील कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। 5वां नंबर में क्या दे रखा है जरा नोट करिए। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। बेटा रे, जब भी प्रतिरोध के केस में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो कॉम्बिनेशन करके, संयोजन करके, तब आप कनेक्ट करना उनको पैरेलल में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन करना, तब आपको आर इक्विवेलेंट मिनिमम मिलेगा। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो एक, जब भी, अच्छा 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं, सभी का प्रतिरोध तो सेम है, तब उस केस में आर इक्विवेलेंट होता है आर बाय एन। तो आर कितना दे रखा है? 1 ओम, और कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है, तो 1/3 ओम हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। ये शॉर्टकट तरीका हुआ समझने का। याद रखना है पैरेलल के केस में, किस केस में, ये किसके केस में बात हो रही है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आर बटा में एन होता है, जहां पे एन प्रतिरोधों की संख्या है और आर प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध है, जो कि समान रहना चाहिए, आइडेंटिकल, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इस केस में आपको न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा। तो कितना मिला सर जी? 1/3 ओम। क्या क्लियर है? अगला, 2 सेल हैं, दोनों के विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, इनको समांतर क्रम में जोड़े हैं, ऐसे जोड़े हैं समांतर क्रम में। ये देखिए, एक E1 E2, E1 हो गया, R1 हो गया, ये हो गया E1, ये हो गया R1, ये हो गया E2, ये हो गया R2। R1 R2 सेल का आंतरिक प्रतिरोध है बेटा, और ये लीजिए ये पैरेलल में जुट गया। अब आपको ई इक्विवेलेंट पूछा है। क्या पूछा है? ई इक्विवेलेंट किसके बीच? ए और बी के बीच। तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है E1/R1 प्लस E2/R2, है ना, और 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है। और यहां से जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे R1 R2 एलसीएम होगा, तो यहाँ हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटा में R1 R2। और यहाँ पे जब आप आओगे तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 बटा में R1 R2, ये और ये कट जाएगा। कटने के बाद आपको मिलेगा E1 R2 प्लस में E2 R1 बटा में R1 प्लस में R2, और ये कहाँ है? ऑप्शन बी में है। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए याद रखने वाला है। ये वाला डेटा भी आप याद रख सकते हो, या समांतर क्रम में ये वाला डेटा भी याद रख सकते हो। E1 के साथ R2 गुना में है, प्लस E2 के साथ R1 गुना में है, उल्टा पुल्टा, और अपॉन में R1 प्लस R2। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है बेटा? ये कौन सा संयोजन हुआ? ये हुआ समांतर क्रम संयोजन। ये समांतर क्रम की बात हो रही है। क्या क्लियर है बेटा रे? आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना माइक्रो एम्पियर? 1 माइक्रो एम्पियर। कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो तो तार से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सर हम जानते हैं कि I बराबर में Q बटा में T लिखते हैं। Q की जगह में N अपॉन में T, है ना। अब बस आपको, अच्छा टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड बोल दिया है, लो काम खत्म। प्रति सेकेंड, प्रति सेकंड। तो n बराबर में क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा I बटा ई, और n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बस n बराबर में I के जगह में कितना माइक्रो एम्पियर? 1 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो के बदले में 10 की पावर -6 हो गया, और अपॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुना 10 की पावर में -19 कूलम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -19 ऊपर जाएगा, +19, 10 की पावर 19 में से 6 गया तो 10 की पावर में 13, और यहाँ पे 1 बटा में 1.6 नीचे में है, पॉइंट को हटाइए, ऊपर 10 हो जाएगा। 2 से यहाँ 8 बार में, 2 से यहाँ 5 बार में,
5/8 को 0.625 लिखा जाता है बच्चों, और गुना में 10 की पावर में 13। तो ये कहाँ है? ऑप्शन ए में है, 0.625 गुना में 10 की पावर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्षा पर, है ना, प्रति सेकंड इतना बार घूमता है तो कक्षा में तुल्य धारा कितनी है? ध्यान से सुनिए। आई बराबर में होता है क्यू बटा में टी। ठीक है, जब पूरा एक चक्कर पूरा करेगा तो उसको आवर्तकाल कहेंगे, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टी। तो ये बन गया क्यू गुना में एफ। क्या क्लियर है? आई बन गया क्यू गुना एफ। अब कह रहा है आई का मान बताइए, और घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो क्यू यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और फ्रीक्वेंसी, ये इतना बार घूम रहा है एक सेकेंड में। ये आपको जो गिवन दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 गुना 10 की पावर 15। तो 6 को 1.6 से गुना करोगे तो 9.6 हो जाएगा। और यहाँ 10 की पावर -19 और 10 की पावर 15 हो जाएगा 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 में एक काम कर लो बेटा, एक 10 को बाहर निकाल लो, यानी 10 की पावर -1 को, और 10 की पावर -3 को छोड़ दो। 9.6 अपॉन में 10, यानी 10 की पावर -1, यानी 10 नीचे में जाएगा। और यहाँ पे 10 की पावर -3 को लिखना है मिली आपको, और ये हो जाएगा एम्पियर, है ना, मिली इसके बदले में। और करंट निकाल लो तो यूनिट तो एम्पियर होगा ही। ओके, तो ये बन जाएगा 0.96 मिली एम्पेयर, जो कि कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। सी को अपन लोग टिक करेंगे, ऑप्शन सी में सी को टिक करेंगे अपन लोग। क्या क्लियर है बच्चों? अगला एक अर्धचालक है बेटा, देखिए ध्यान से, अर्धचालक है, उसको T1 से T2 ताप तक ठंडा किया गया, टेम्परेचर डाउन। तो ऑब्वियस सी बात है, अर्धचालक के केस में जब टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रतिरोध के बारे में पूछ रखा है। अच्छा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा अर्धचालक के केस में। अर्धचालक के केस में टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ध्यान रखना है। और अर्धचालक के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा अर्धचालक के ही केस में। लेकिन चालक के केस में, चालक में सेम पे सेम, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये किसके लिए? ये चालक के केस में, ये चालक के केस में। ठीक है, सेम। क्या क्लियर है बच्चों? अगला, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह कहाँ नहीं होता है? गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है। आपको तो पता है IG 0 हो जाता है ना। शून्य विक्षेप 0, शून्य विक्षेप किसको बोलते हैं? जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो। तो गैल्वेनोमीटर वाला दो परिपथ होता है ना विभव मापी में, एक मेन सर्किट और एक एक्सपेरिमेंटल सर्किट। गैल्वेनोमीटर को आप लगाते हो एक्सपेरिमेंटल सर्किट में। क्या क्लियर है ना? तो वहां पे जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो कह रहा है धारा का प्रवाह कहाँ नहीं होता? तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता। अगला, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो संतुलन बिंदु जो प्राप्त होता है ई समानुपाती होता है एल के, यानी एल बढ़ाएंगे तो ई भी ज्यादा पे जाके मिलेगा, संतुलन भी ज्यादा पे पॉइंट पे मिलेगा, यानी अधिक लंबाई पर मिलेगा। विभवांतर की शुभ माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? तो विभवांतर के शुभ माप के लिए अपन कम प्रतिरोध वाले, यानी 50 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं। तो उन सेलों से विभव मापी के तार पर संतुलन की लंबाई L1 और L2 है, तो क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि E समानुपाती है L के। तो E1 बटा E2, यानी एक्सपेरिमेंटल सर्किट में अपन दो अलग अलग सेल प्रयोग कर रहे हैं। क्या क्लियर है? तो वहां पे जो हो जाएगा वो L1/L2 के बराबर हो जाएगा E1/E2, है ना। तो ये जो है ना विभव मापी के द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना जब करते हैं तो वो वाला रिजल्ट है E1/E2 बराबर L1/L2, जो कि कहां दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कह रहा है एक विभव मापी के तार की लंबाई L है, इसके धनात्मक सिरे से L बटे। अब मैं आपको ना विभव मापी बना ही देता हूं। तो ये लीजिए, ये मेन सर्किट हो गया, और ये वाला जो मैं बना रहा हूं ये है विभव मापी का तार। समझिएगा ध्यान से, ये है विभव मापी का तार। ठीक है, ये तार हो गया विभव मापी का। ठीक है, ये V वोल्ट हो गया, ये मेन सर्किट हो गया।
ओके, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सर्किट अपन लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये रहा, ये गैल्वेनोमीटर, और ये रहा जॉकी, ये जॉकी है। ये ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तार का पॉजिटिव सिरा हो गया और ये तार का नेगेटिव सिरा हो गया, उच्च विभव वाला और निम्न विभव वाला, ठीक है। और ये वाला जो बिंदु होता है ना, यही होता है संतुलन बिंदु, यही होता है संतुलन बिंदु। और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, ये वाला एक्सपेरिमेंटल पार्ट। और ये आंतरिक प्रतिरोध, जब यहाँ पे शून्य विक्षेप मिलेगा यानी आई जी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, ये शून्य विक्षेप का स्थिति हुआ। तो अपने को अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तार की लंबाई एल है, यानी ये जो लाल वाला पोर्शन है वो पूरा लंबाई उसका एल दिया हुआ है। तार के धनात्मक सिरा ये है, वहां से L/3 लंबाई पर विद्युत वाहक बल E का एक सेल संतुलित किया जा रहा है, यानी L/3 लंबाई पर। अब अगर तार की लंबाई L/2 कर दी जाए, यानी कि तार की लंबाई L/3, यानी x का मान जब L/3 है तब जाकर के संतुलन प्राप्त होता है। अब कह रहा है अगर x का मान L/2 कर दिया जाए तो उसी सेल द्वारा तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए। अच्छा, तार की लंबाई कह रहा है, x नहीं, एक्चुअली तार की लंबाई बढ़ा दिया गया बेटा, तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दिया गया। तो पहले तार कितना था, L लंबाई का था, अब L/2 से लंबाई बढ़ा दिया। क्या क्लियर है? तो कह रहा है नया संतुलन बिंदु कहां मिलेगा। तो अपने को पता है जितना से बढ़ा, ई तो समानुपाती है ना एल के, तो पहले L/3 पे संतुलन प्राप्त हो रहा था। क्या क्लियर है ना? अब लंबाई बढ़ा दी है सर आप L/2 से, तो संतुलन बिंदु भी बढ़ गया होगा, कितने से, L/2 से, कि L/2 से संतुलन बिंदु भी बढ़ गया होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। समझने वाला बात है। तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए, तार पहले L लंबा था, अब L + L/2 हो गया, तो संतुलन बिंदु भी जो होगा, जहां संतुलन प्राप्त होगा, जहां नल डिफ्लेक्शन होगा, जहां शून्य विक्षेप होगा, वो भी L/2 से बढ़ जाएगा। हाँ या नहीं? तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला कह रहा है किसी विभव मापी की सुग्राहिता सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता, ये जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्या करना चाहिए, धारा को घटाना चाहिए। अगला, किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। अच्छा, तो चलिए अपने लोग को एक बैटरी बना लेते हैं। ये उसका आंतरिक प्रतिरोध, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला ए, और ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर, तो ऐसा है, करंट फ्लो हो रहा है कितना, 3 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई जो है I1 मान लेते हैं, वो 3 एम्पियर है। तब उसके सिरों के बीच, सिरा मतलब ए और बी, बैटरी का सिरा मतलब ए और बी, तो ए और बी के बीच का विभवांतर दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है, तो जिधर से एंटर हुआ उधर प्लस, जिधर से निकला माइनस। और सेल के केस में छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस। अब अपन लिखो Vb से, लिखो Vb प्लस से माइनस माइनस, इसका आंतरिक प्रतिरोध को आर मान लो, तो ये हो जाएगा I1 गुना में आर, ओम का नियम से। यहाँ पे वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा आंतरिक प्रतिरोध में वो होगा I1 गुना में आर, जो I1 करंट फ्लो हो रहा है इसमें, है ना, तो I1 गुना में आर, और माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, है ना। और कितना वोल्ट लिखेंगे, तो ये तो दिया हुआ है नहीं कोई बैटरी का, तो अपन लोग मान लेते हैं ई वोल्ट का बैटरी है, विद्युत वाहक बल उसका ई है, ईएमएफ ई है, तो ई ले लेते हैं। और कहां पे पहुंच गए बेटा, VA पे पहुंच गए। तो यहां से अपना VA माइनस VB कितने के बराबर हो गया, वो हो गया E माइनस VB को लेके गए VA की तरफ, और बाकी लोग इधर ही है, तो E माइनस का I1 इंटू आर। और क्वेश्चन में VA माइनस VB 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो 10 बराबर में E अपने को पता नहीं है, EMF अपने को पता नहीं है, माइनस I1 का मान है 3 एम्पियर, और R के जगह में R, और इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब जब बैटरी से 2 एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तब बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट हो जाता है। तो फिर से अपने लोग को बनाना पड़ेगा सर जी, ये लीजिए, ये ए,
ये बी, ये ई वोल्ट का बैटरी और आर उसका प्रतिरोध। अब उल्टा दिशा में 2 एम्पियर करंट फ्लो कराओ, तो जब ऐसा होगा तो ये होगा प्लस, करंट इधर, करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो जिधर सेंटर किया प्लस, जिधर से निकला माइनस। अब कैसे लिखेंगे, तो सर वी ए, ये है प्लस, बड़ा वाला प्लस सेल में और छोटा वाला माइनस, तो प्लस से माइनस माइनस, माइनस का ई, प्लस से माइनस माइनस, करंट है आई, यहाँ पे इसको I2 मान लो बेटा आप, तो यह हो गया हमारा I2 गुना में आर, और ये बराबर में हो जाएगा VB के, तो VA माइनस का VB बराबर माइनस ई उधर गया तो प्लस ई, माइनस I2R इधर गया तो प्लस में I2R। और क्वेश्चन में VA माइनस VB दिया हुआ है, ये 15 वोल्ट दिया हुआ है, ये रहा, यानी यहां पे आप लिखेंगे 15, 15 बराबर में ई प्लस करंट I2 का मान 2 एम्पियर है, यानी ये हो गया 2R, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पे यूज करता हूं। तो सर अपने पास पहला इक्वेशन है 10 बराबर में ई माइनस 3R, और दूसरा इक्वेशन है 15 बराबर में ई प्लस 2R। अपन क्या कर लेते हैं, ई को कटवा देते हैं, क्योंकि अपने को आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, यानी छोटी आर का मान, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं, घटाने से नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, बदलेगा तो ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 3R माइनस का 2R यानी माइनस 5R, और इधर माइनस 15 प्लस का 10 यानी माइनस 5, माइनस से माइनस खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी R का मान हो गया 1 ओम, और 1 ओम कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर डन हो गया 1 ओम। अगला, तांबे के एक तार, तांबा यानी चालक, तथा जर्मेनियम यानी अर्धचालक, यानी एक चालक है, ये चालक है, और ये अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, के तार को कमरे के ताप से 80 के तक ठंडा किया गया। लीजिए तापमान कम किए, तापमान कम किए तो तांबे का जो प्रतिरोध है, तांबे के लिए जब बात करेंगे, चालक है तो तांबे का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जर्मेनियम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तब प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा है, तो तांबे का घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। क्या क्लियर है। किलोवाट घंटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चों को फंसाता है, वाट देख के लड़का लोग ना शक्ति मार देता है, ये होगा ही नहीं, लो काट देता हूं। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। क्या क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, ऊर्जा को मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला है विद्युत वाहक बल। बेटा रे ये बल नहीं है, ध्यान समझना, मतलब यहाँ विद्युत वाहक बल है, वो वाला बल नहीं है, न्यूटन जिस बल के बारे में बात करता है वो बल नहीं है, इसलिए MLT-2 ये तो बिल्कुल ही मत देना जवाब, बीमीय सूत्र गए काम से। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट यानी ये एक तरह से विभव हुआ, तो विभव का बीमीय सूत्र अपने को खोजना है, तो V बराबर में W बटा में Q होता है, और W यानी वर्क, वर्क यानी ML2T-2, और Q के जगह में AT यानी चार्ज है ये, तो ये बन जाएगा ML2T का पावर में, यहाँ पे नीचे में जो +1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3, और साथ में A का पावर में -1, यानी ML2T-3 A-1 कहीं है, ML2T-3 A-1, ये देखिए डी में, ये I को A भी लिख सकते हैं A-1। ओके, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के, है ना, कैसे समानुपाती होता है, यानी अवशोषित विद्युत ऊर्जा यानी जूल का उष्मीय प्रभाव नियम के बारे में बात कर रहा है बेटा, और विभवांतर है तो H का फॉर्मूला यूज करना है V² R गुना में T। H का एक और फॉर्मूला होता है I² R इंटू में T, बट यहाँ पे विभवांतर के बारे में पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो कैसे समानुपाती है, तो V² के यानी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो ये होता है 50,000 ओम के आसपास। अगला क्वेश्चन आते हैं, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया। समबाहु त्रिभुज तो समझते ही होंगे आप लोग, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो इसका मतलब सभी भुजा 4-4 ओम का हो जाएगा, है ना,
12 ओम बढ़ जाएगा। अब कह रहा है त्रिभुज के किन्हीं दो कोना, कोई भी दो कोना पकड़िए, उसके बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो एक कोना ये ले लेते हैं, एक कोना ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी। अब ए से करंट को फ्लो कराइए। जब आप करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट को दो रास्ता मिलेगा, एक रास्ता ऊपर जिसमें I1 गया और एक रास्ता इधर जिसमें I2 गया। अब उसी रास्ता से इसमें भी I1 ही जाएगा। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 4 + 4 हो जाएगा 8 ओम। अब 8 ओम में जा रहा है करंट I1 और 4 ओम में जा रहा है करंट I2, मतलब समांतर क्रम हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है समांतर क्रम में? R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यानी 8 गुना 4 बटा में 8 पर 4, 8 + 4 12, तो 4 से कटेगा 3 बार में, यानी 8 बटा में 3 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, जिसको रो से सूचित करते हैं, है ना, ये ना तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, बढ़ना घटना कुछ नहीं, ना लंबाई पर, ये डिपेंड करता है ताप पर। ध्यान रखना है फॉर्मूला, रो फाइनल बराबर में रो इनिशियल 1 + अल्फा डेल्टा टी। ये लीजिए लिख भी दिया मैंने फॉर्मूला। क्या क्लियर है? ये तापमान, या जो डेल्टा टी है, ये तापमान को सूचित करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने से रो जो है वो बढ़ जाता है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है बेटा? किसके लिए? चालक के लिए। किसके लिए? चालक के लिए। किसके लिए? चालक के लिए। क्या क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिरोधकता। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिरोधकता, है ना। इसको क्षेत्रफल, लंबाई, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरा, ये किस पर निर्भर करता है? तो तार के पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब तांबे का रो अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, सोना का अलग होगा। समझ में आ रही बात? तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है स्थिर विभवांतर। स्थिर विभवांतर मतलब भी कांस्टेंट पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो मैंने अभी H का फॉर्मूला लिखा था, H बराबर में V²/R गुना में T। तो V तो कांस्टेंट है, यानी H जो है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R। ओके, अब प्रतिरोध जो है वो आधा कर दिया गया। इसका मतलब सर H1/H2 किसके बराबर हो जाएगा? R2/R1 के, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। H1/H2 R2/R1 के। अब R2 जो है, मान लो R1 जो है R है, तो R2 क्या है? कह रहा प्रतिरोध आधा कर दिया गया, यानी R/2, तो R से R कट गया, यानी H1 बटा में H2 1/2 के बराबर। तो अपने को H2 पूछ रहा है, H2 बराबर क्या हो जाएगा? 2H1, यानी उत्पन्न ऊष्मा क्या हो गई? दुगुना हो गई। यस और नो? अगला, धातु के एक तार के सिरों के बीच नियत विभव यानी भी कांस्टेंट आरोपित किया जाता है। इसमें कुछ उत्पन्न क्या होती है? कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी यदि तार के बारे में पूछ रहा है। तो अपने को पता है वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हीट जो है वो तो आर के व्युत्क्रमानुपाती हो गई है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि नहीं? और आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रो गुना में एल बटा में ए। ए क्या है? तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? πr²। अगर अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार है तो πr²। तो इसका मतलब इसको 1 बटा में आर के जगह में रो गुना एल बटा में πr² लिखा जाएगा, यानी πr² ऊपर चला जाएगा बटा में रो एल। इसका मतलब ये हो गया कि H समानुपाती हो गया R²/L के। रो तो तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा, उसको तो बदल नहीं रहे, वो तो चाहे इतना सा टुकड़ा हो कि 1 किलोमीटर लंबा हो, रो का वैल्यू सेम रहता है, प्रतिरोधकता का मान समान होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अब पढ़ा जाए। धातु के एक तार के सिरों के बीच नियत विभव यानी भी कांस्टेंट पे ही तो ये चीज किया गया है, आरोपित किया गया। इनमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, यहां तक बात सही है। ऊष्मा उत्पन्न होगी, उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी, यानी कह रहा है ऊष्मा को दोगुना करना है यदि तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों आधी कर दी जाए। बेटा एक बात सोचो, लंबाई करोगे आधा तो यानी L की जगह तुम लिखोगे L/2, और त्रिज्या आधा करोगे यानी R की जगह R/2 यानी R²/4 हो जाएगा। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यानी R²/2L हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, तुमको समझ में आना चाहिए बात।
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बटा में 2 तो नीचे रह गया 2l, ये पुराना वाला उष्मा था आर स्क्वायर बाय एल, तो नया वाला उष्मा तो एच पुराने वाले का आधा न हो गया जी, ये दुगुना अपने को चाहिए, दुगुना तो नहीं हुआ, यानी ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, ये नहीं होगा। लंबाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, चलिए त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा, और लंबाई को दुगुना करते हैं तो 2l हो जाएगा, 2 से कै बार में कटेगा, 2 बार में। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या बचा, 2r स्क्वायर बाय एल, आर स्क्वायर बाय एल पुराना वाला उष्मा है h, तो नया वाला जो उष्मा है वो h डैश, वो 2h हो गया कि नहीं हो गया, यानी पुराने वाले का डबल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर, यानी ऑप्शन बी ही सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा, ध्यान सुनिए, एम्पियर यानी एम्पियर किसको लिखते हैं, करंट का यूनिट होता है, करंट का यूनिट मतलब कूलॉम पर सेकेंड को, तो एम्पियर की जगह कूलॉम पर सेकेंड, और गुना घंटा के जगह में घंटा को सेकेंड में बदला जा सका है, एक घंटा मतलब 3600 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया, यानी यूनिट तो केवल कूलॉम बचा ना जी, केवल कूलॉम बचा ना, और कूलॉम किसका यूनिट होता है, आवेश का, तो आवेश ठोको, आवेश को ठोको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिणत होती है, केवल केवल बोल दिया जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है, बात तो सही है, प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होगी तो उष्मा में उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ केवल लग दिया, इसका मतलब और ऑप्शन देखना पड़ेगा, केवल जब असमान धातुओं की संधि से धारा, हाँ धातु में भी प्रतिरोध का गुण होगा तो वहां भी जो है क्या कहते हैं उष्मा उत्पन्न होगी, इसीलिए ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे पर लोग, दोनों दशाओं में जब धारा एक प्रतिरोध से और जब भिन्न धातुओं की संधि से प्रवाहित होगी तब उष्मा ऊर्जा में कौन कन्वर्ट होगा, विद्युत ऊर्जा। क्या क्लियर है, यानी ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। ओके, ए भी इंडिविजुअली सही है, बी भी इंडिविजुअली सही है, लेकिन यहां तो अपने को 4 में बेस्ट सेलेक्ट करना है ना, तो बेस्ट हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, कह रहा है चित्र 1.44 में दिए गए परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा, इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है ये पूछ रखा है, कैसे बनाएंगे सर जी, यहां देखिए, यहां मान लीजिए 0 वोल्ट, तो यहां पे कितना वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट होगा, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, ये प्लस ये माइनस, तो 10 से माइनस की तरफ जाएंगे तो 4 से घट जाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6 वोल्ट, यानी यहां पे हो जाएगा 6 वोल्ट। अब 3 ओम के इस साइड में कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट लीजिए, अब आपके पास ये रहा 3 ओम, इधर है 6 वोल्ट, इधर है 0 वोल्ट, करंट उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा, तो आई बराबर में ओम का नियम लगाइए, भी बटा में आर, भी हो जाएगा 6 में से 0 गया 6, और आर के जगह में 3, 3 से 2 बार में कटेगा, यानी 2 एम्पियर करंट हो गया, धनाधन मारिए ऑप्शन बी को। क्या क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। कह रखा है कि एक 60 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा, ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले ये जानिए कि कोई भी बल्ब जब आप दिया जाता है ना, तो उस बल्ब में होता है एक रेटिंग पावर, मतलब वो बल्ब एक किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है कि इतना वोल्टेज पे इतना पावर डेवलप करेगा, ऐसा। तो मान लेते हैं दोनों का वोल्टेज सेम है, सेम वोल्टेज रेटिंग, क्योंकि दिया नहीं है तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस पता करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V²/P, ठीक है। तो अपने को पता है कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्या क्लियर है, इसका मतलब 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा किससे, 40 वाट वाले बल्ब से, ये बात पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि R जो है P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R जो है P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और V तो दोनों का सेम रहेगा, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। अब इसको जोड़े कैसे हो, तो दोनों बल्ब को जोड़े हो श्रेणी क्रम में, ये तो मान लीजिए ये है R1, ये है R2, ये है 60 वाट वाला और ये है 40 वाट वाला, और अपन को पता चल गया है कि R1 कम है किससे, R2 से, और इसको किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए, V1 नाम दे देता हूं, V दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे,
अब सेम करंट फ्लो होगा, श्रेणी क्रम में जोड़े हो, जिसमें जितना आई इसमें उतना ही आई इसमें। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। चूंकि करंट सेम है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर ज्यादा होगा। क्या सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, R2 का। R2 मतलब यहां पे किसका, 40 वाट वाले बल्ब का। 40 वाट वाले बल्ब का ज्यादा है तो उसका पावर ज्यादा होगा, और पावर ज्यादा होगा तो वो ग्लो ज्यादा करेगा, यानी ग्लो ज्यादा करेगा जिसका पावर ज्यादा होगा, और पावर उसका ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, R2 का। इसका मतलब 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा। ओके, बच्चा गलती में 60 वाट ठोक देता है। ओके, तो ये चीज देखिए, बहुत अच्छा सवाल था। कह रहा है कि क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं, ए और बी के समांतर पथ, ये समांतर पथ है, से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जोड़े गए हैं और दोनों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात पूछा है। तो अपने को पता है समांतर क्रम में भी कांस्टेंट होता है, और भी तो एक बार दिखाई देता हूं जोड़ा कैसे है। ये लीजिए, ऐसे जोड़ा है, ये लीजिए, ये यहाँ है ए और यहाँ है बी, यहाँ है 2 और यहाँ है 4 ओम। क्या क्लियर है। तो इन दोनों का जो सिरा का विभवांतर होगा ना वो समान होगा, 2 ओम का और 4 ओम का। तो जो हीट डेवलप होगा वो तो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है हीट बराबर में v स्क्वायर बाय आर इंटू में टी लिखा जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आंसर चलिए अब लिखते हैं। तो यहां बना रहा हूं मैं, H1 बटा में H2 हो जाएगा R2 बटा में R1, और R2 दे रखा है 4 ओम और R1 दे रखा है 2, 2 से 2 बार में कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा 2 बटा में 1, यानी दोनों का अनुपात हो जाएगा 2:1, यानी 2 अनुपात 1। तो ए और बी में, अच्छा ए और बी वहां नहीं है, ए और बी यहाँ है, यहाँ ए इसको बोल रहा है और बी इसको बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। कह रहा है 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उसकी सम्मिलित शक्ति। बेटा जब भी श्रेणी क्रम में बल्ब हो, श्रेणी क्रम में बल्ब जोड़ा जाए तो पावर का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला P1 गुना में P2 बटा में P1 प्लस P2 लगाना है आपको। क्या क्लियर है। तो इसका मतलब अपन लोग ये यूज कर रहे हैं 1/p इक्विवेलेंट बराबर 1/p1 प्लस 1/p2। क्या क्लियर है। ये श्रेणी क्रम में बल्ब का श्रेणी क्रम पावर के लिए तो P1 है 60 वाट और P2 है 40 वाट, और दोनों को जोड़ोगे तो 100, 1 0 1 0 कट जाएगा 6 गुना 4 24 वाट, 24 वाट हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। 33 ये देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब का कोई सेल सीधे इतने के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया। ले लीजिए, मैं बना रहा हूं, एक सेल है। अच्छा, और पूरा पढ़ लेता हूं। यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अच्छा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी लेना, ये ले लिया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, बाह्य प्रतिरोध। ये जो बाह्य प्रतिरोध है ना, ये 0.05 ओम है। ये आंतरिक प्रतिरोध है जो कैलकुलेट करना है, और ये विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट का है। ईएमएफ का मान है, विद्युत वाहक बल का मान है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और विद्युत धारा परिपथ में कितना फ्लो हो रहा है, परिपथ में जो विद्युत धारा आई फ्लो हो रहा है उस आई का मान दे रखा है 2 एम्पियर। तो अपने को पता है क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कितना है, ए और बी के बीच का। तो अपने को ओम का नियम लगाना है, VA माइनस VB बराबर में IR, आई गुना में कैपिटल आर। तो आई है 2 और आर का मान है 0.05, यानी ये हो जाएगा 0.2×10 यानी 1, 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर यहाँ का नाम ए है तो यहाँ भी ए ही होगा, यहाँ का भी विभव सेम होगा क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, और यहाँ भी बी ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला आप सर्किट को देखिए, इसमें अपन लोग इस वाले पोर्शन में अपन लोग अब काम करेंगे। तो सर जी ये वाला हमारा प्लस और ये वाला माइनस, क्योंकि करंट इधर से एंटर कर रहा है। ओके, तो चलिए लिखना शुरू करिए। बी पे पहले लिखिए, वोल्टेज VB लिख दिया आपने, प्लस से माइनस, करंट I गुना आर,
यहाँ माइनस यहाँ प्लस, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस, तो प्लस में ई और बराबर में वी ए। आप एक काम करिए, वी बी को वी ए की तरफ लेके चलिए, तो वी बी उधर से वी ए की तरफ आएगा तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, जो कि बराबर होगा ई माइनस आई आर के। देखो आई आर माइनस में है तो माइनस में, ई प्लस में है तो प्लस में। अब वी ए माइनस वी बी तुम निकाल चुके हो, कितना वोल्ट, 0.1 वोल्ट, और ई का मान 1.5 दे रखा है, माइनस करंट है 2 एम्पियर और आर निकालना है। 2 एम्पियर जो 2 आर जो माइनस का है उसको इधर ले आओ तो प्लस का 2 आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.5 माइनस का 0.1, यानी ये हो जाएगा 1.4, जो कि 2 आर के बराबर है। 2 आर हो गया 1.4, यानी आर का मान हो गया 0.7 ओम, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आर का मान हो जाएगा 0.7 ओम, और ये हो गया हमारा आंसर, जो कि है पहले नंबर के ऑप्शन में। क्या क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो ऊष्मा कितना होगा? सर जी H बराबर में V स्क्वायर बाय R गुना में T लगाइए, तो V का यानी 7 यानी 7 गुना 7 V स्क्वायर हो गया, अपोन में R यानी 5 ओम, और गुना में टाइम है 20 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलिए, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आंसर है कैलोरी में, तो ये आएगा आंसर आपको जूल में। कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से भागा लगा दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर जाएगा 10, तो ये 10 में कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं। तो 7 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 10 बार में 60, और 5 से कटेगा 10 2 बार में, तो 7 गुना 2 14, 14 गुना 2 28, 28 पे 2 जीरो, 2800 कैलोरी हो जाएगा आपको इसका आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, एक KWH 1 किलोवाट आर, इसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं बिजली में, जो बिल हम लोग देते हैं 1 यूनिट का, बेसिकली 1 किलोवाट आर का देते हैं हम लोग बिल। ओके, तो 1 यूनिट यानी 1 KWH किसके बराबर है? तो ये बराबर है 3.6 गुना 10 की पावर में 6 जूल के, याद रखिएगा। और अगर आपको 36 लिख दिया तो यहाँ 10 की पावर 5 जूल हो जाएगा, ध्यान रखना। और अपन लोग लास्ट खत्म होने वाला है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? लो, यही फॉर्मूला तो कई बार हम लोग यूज किए, पावर बराबर में V स्क्वायर बाय R, ऑप्शन सी। पावर का एक और फॉर्मूला होता है VI, पावर का एक और फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। दो बल्ब है 15 वाट 220 वोल्ट, रेटिंग यही है, रेटिंग पावर यही है, रेटिंग पावर की क्षमता के उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात देखिए, तो रेटिंग पावर में वोल्टेज सेम है, ये भी 220 ये भी 220, तो दोनों का जो प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा? आर जो हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि अगर भी चूंकि सेम है तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी हो जाएगा। तो फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, यानी R1 बाय R2 हो जाएगा P2 बाय P1, P2 यानी 60 वाट, तो 60 बटा में P1 15 वाट, 15 से 4 बार में कटेगा यानी 4 बटा में 1 आया, यानी 4:1, जो कि ऑप्शन बी में है। क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 10 एम्पियर की धारा से 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो संपन्न कार्य यानी ऊर्जा। तो अपने को पता है कि अगर अपने को कार्य पूछ रहा है तो कार्य बराबर में वर्क डन बराबर में बेटा पावर बराबर में क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क डन बराबर में पावर इंटू टाइम, और पावर को लिखेंगे V गुना आई और गुना में टाइम। V कितना है? 15 वोल्ट, करंट कितना है? 10 एम्पियर, टाइम कितना है? 10 सेकेंड, यानी कितना जूल हो गया? 1500 जूल। कहाँ है? ऑप्शन सी में। और लास्ट सवाल ये है 39 नंबर की, विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? तो नाइक्रोम करते हैं। तो बच्चों हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे सवाल लिए हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल पार्ट इसके अंदर आपको सीखने को मिला होगा, है ना, और आप सीखे भी होंगे। और सीखने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कितना समझ में आया, कितना कैसा लगा, कैसा लग रहा है अप्रोच, है ना, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए,
तभी आपको पता चलेगा। ओके, और जो है आप जो है हमारे वीडियोज को लाइक कर दीजिए। अगर पूरा वीडियो देख लिए फिर भी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ये तो बनता है। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग, अगला वीडियो लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए, उसके में मिलेंगे और तब सीखेंगे नया कुछ। ओके, चलिए बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे। थैंक यू सो मच।